तो अभी कुछ महीनों पहले मैं दिल्ली के साफ सुथरे पानी और साफ सुथरी हवा से परेशान होकर पहाड़ों की स्वच्छ हवा, ठंडा पानी और हरे भरे जंगल देखने उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पहुंचा तो मुझे कुछ ये नज़ारा देखने को मिला। अरे मैं कितने सारा पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है ना। लगभग 40 किलोमीटर के स्ट्रेच में पूरे जंगल का यही हाल था, जल के राख। अब मेरे पास शब्द नहीं है अपना दर्द व्यक्त करने के लिए। हाँ, बहुत सारी गालियां जरूर हैं जो मैं यहाँ पे नहीं दे सकता क्योंकि FIR, बट यू नो, सीइंग दिस आई फेल्ट वी आर द मोस्ट जनरेशन एवर। नाउ मे बी दिस इज एन ओवर स्टेटमेंट एंड नॉट फैक्चुअली करेक्ट। जब आप सैकड़ों साल पुराने देवदार के पेड़ जले हुए पाते हो, जब आप एक पूरे जंगल के इकोसिस्टम को मानवीय स्वार्थ की बलि चढ़ते पाते हो, तो फ्रैंकली who gives a shit about facts? Who gives a shit about anything other than the emotional turmoil you go through? But फैक्ट्स भी जरूरी हैं। फैक्ट्स तो जरूरी हैं, खासकर उनके लिए जो लालच में अंधे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम फैक्ट के साथ बैठेंगे, फैक्ट के साथ चलेंगे, हो सके तो सो के भी देखेंगे, गुत्थम गुत्था करेंगे फैक्ट के साथ और जानेंगे what the hell is wrong with mountains, or rather what the hell is wrong with us. So let's start the show. तो आज हम एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जो अपने 24 साल के इतिहास में एक बार अपना नाम बदल चुका है, 11 बार अपने मुख्यमंत्री बदल चुका है और साल में एक बार अपनी राजधानी बदलता है। लेकिन इतना सब कुछ बदलने के बावजूद भी राज्य के हालात ज्यों के त्यों हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। एक ऐसा राज्य है जहाँ गर्मियों में दिल्ली वाले गंद फैलाने पहुँच जाते हैं, सर्दियों में बर्फ़ देखने वाले गंद फैलाने पहुँच जाते हैं और पॉलिटिशियंस वो तो 12 महीने ही गंद फैलाते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग गंद फैलाने, व्हाट आई रियली वांट टू से इज गाने, because that is the best lingo to convey what I really want to say. So pardon my language, लेकिन राठौर साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई पहाड़ों में गंदगी फैलाए, एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए, जंगलों में आग लगाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम होने नहीं देंगे। बट फर्स्ट लेट मी सेट अप द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पूरी पिक्चर का, इस पूरी कहानी का? ये है कॉन्टेक्स्ट। जिस क्षेत्र को आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं वो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र जिसकी बोली अलग थी, भाषा अलग थी, पहनावा और खान पान अलग था। ऐसा कह सकते कि पूरा कल्चर ही अलग था। हालांकि कल्चर इंडिया में हर 50 किलोमीटर पे ऐसे बदलता है जैसे उत्तराखंड की नेता पार्टी, लेकिन कल्चर से हटके भी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को काफ़ी मुश्किलें होती थी। उनके लिए लखनऊ तक अपनी समस्याओं को लेके जाना पहाड़ चढ़ने जैसा था, और ऐसा कहना चाहिए पहाड़ उतरने जैसा था। ऑब्वियसली अ रेफरेंस टू द ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस व्हिच अगेन गेव उत्तराखंड अ सेपरेट आइडेंटिटी। तो इन्हीं सब कारणों के चलते पहाड़ी लोगों ने एक अलग राज्य की मांग रखी, जो कि सबसे पहले आधिकारिक रूप से 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्रीनगर में हुए स्पेशल सेशन में उठाई गई और पंडित नेहरू ने भी इस मांग का सपोर्ट किया था। वैसे पंडित नेहरू ने अपने जीवन में और दूसरी मांगों को भी सपोर्ट किया है जिनके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बट ऑनेस्टली लेट मी से दिस, अगर पहाड़ी लोग कुछ मांग रहे हैं तो उनको वाकई में जरूरत है। अदरवाइज दे आर प्रिटी चिल्ड आउट पीपल, यू नो, मासूम लोग होते हैं, उन्हें किसी से कोई बैर नहीं होता। ऑफ कोर्स अगर किसी पे देवता लगाना है देन दे हैव all kinds of tricks up their sleeves. अब कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा कि ये देवता लगाना क्या होता है। Well, I cannot explain it here. It needs a 3 hour long podcast. Maybe someday Bear Biceps will invite me in jail. तो पूर्ण राज्य की मांग भारत की आज़ादी के बाद एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में उभरी, जिसने 1979 में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल नाम के एक पॉलिटिकल आउटफिट को जन्म दिया। तो ये पूर्ण राज्य का संघर्ष लगभग 2 दशकों तक चला, जिसमें पहाड़ी समाज के हर वर्ग ने पार्टिसिपेट किया। पुलिस की लाठियां खाई, यहाँ तक कि गोलियां भी खाई और कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गंवाई। The basic demand is focused on creation of a separate state. लेकिन अंततः इस संघर्ष की पूर्णाहुति 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य उत्तराखंड के निर्माण के रूप में हुई। वाव, क्या कहानी है! लेकिन इसके बाद शुरू होती है असली कहानी और असली बसर। तो एक नया राज्य मिलने पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री नहीं चुनते जो शुरू से ही पूर्ण राज्य की मांग के खिलाफ रहा हो। लेकिन उत्तराखंड ने एग्जैक्टली वही किया। नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पे बनेगा, 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने। वो दोस्त नहीं था जो पहले तो कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, डाइटिंग कर रहा हूँ, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब खाना आएगा तो ऐसे खाते हैं कि इनको एक छेद भी कम पड़ रहा होता है। नारायण दत्त तिवारी वही दोस्त था। लेकिन उस पार्टी का क्या हुआ जिसने पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन किया था, जो वास्तव में राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी?
उत्तराखंड क्रांति दल वो केवल 4 सीटों पर सिमट के रह गए और इस तरह से पहले चुनाव के साथ ही उत्तराखंड में नेतृत्व संकट और राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच गिर गए, जो आज भी उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। अब जब बात आती है बीज गिराने की, तो हमें स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के बारे में थोड़ा 2 शब्द और कहने चाहिए। तो एनडी तिवारी उत्तराखंड के इतिहास में एकमात्र ऐसे सीएम रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और उसके बाद से राज्य में कोई भी नेता सफलता से 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और यही मूल रूप से उत्तराखंड की समस्या भी रही है। राज्य के राजनीतिक नेता लोगों का नहीं बल्कि अपनी अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर 3-4 साल में एक नए चेहरे को उत्तराखंड की जनता पे थोप दिया जाता है एंड देन दे सर्व देयर मास्टर्स इन दिल्ली विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ उत्तराखंड। यू नो द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन उत्तराखंड इज समवट सिमिलर टू दिस इमेज। इसे देख के बताना मुश्किल है कि यहाँ कपड़े मिलते हैं या छोटी सी रस्सी और एक छोटी सी टेबल, मतलब लंबी रस्सी भी हो सकती है लेकिन छोटी सी टेबल जिस पे आप खड़े हो सकें और खड़े होने के बाद इजीली उसको हटा सकें अपने पैरों से। यू गेट द आइडिया। बेसिकली वी डोंट नो इफ इट इज बोराड़ी क्लॉथ हाउस और जस्ट क्लॉथ हाउस। वी डोंट नो इफ इट इज स्टेट मेड फॉर पीपल और फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो कुल मिला के बात यह है, एक सक्षम लीडरशिप के अभाव में उत्तराखंड बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो विस्थापन की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा का अभाव हो, तो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है उत्तराखंड। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो न केवल उत्तराखंड के अस्तित्व से जुड़ी है बल्कि पृथ्वी पे मानव जीवन के अस्तित्व से भी जुड़ी है, और वो है उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग। Rampant fires in Uttarakhnd's forests. उत्तराखंड के करीब 10 जिलों में जंगल की आग बड़ी मुसीबत बन गई है और गर्मियों के आते ही जंगलों में, पहाड़ों के जंगलों में आग लगने की खबरें आम हो जाती हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से करीब 500 गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। A forest fire that's been raging for weeks. Frequent fires are raging through the forest. जब सरकार या प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि आग बुझ गई है और तो उसका क्या मतलब होता है? आग के बुझ जाने का क्या स्थिति वैसे ही नियंत्रण में है जैसे किसी हिंसक घटनाओं के बाद प्रशासन का ऐलान आता है कि स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है? ये थे रविश कुमार के जवानी के दिन, जब उनको मोदी बुखार नहीं चढ़ा था और वो रिपोर्टिंग के नाम पे कुछ भी बकचोदी नहीं पेलते थे। घंटी लाया हूँ, घंटी, ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है। बट द फैक्ट कि मुझे इस न्यूज़ के लिए 8-10 साल पीछे रवीश जी के जवानी के दिनों में जाना पड़ा टेल्स अस अ लॉट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद अवर न्यूज़ मीडिया। इस इशू पे, यानी जंगलों में आग लगने के इशू पे, आपको ना कोई प्राइम टाइम मिलेगा, ना कोई डिबेट मिलेगी, ना कोई आपको एंकर चिल्लाता हुआ मिलेगा, ना कोई पॉडकास्ट मिलेगा। इनफैक्ट द ओनली प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑन उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर आई फाउंड वाज ऑफ द ब्रिटिश प्रोपेगेंडा न्यूज़ मीडिया BBC। तारा और उनके पति दीपक, साथी ज्ञान और उनकी पत्नी बसंती, चारों नेपाल से भारत में मजदूरी का काम करने आए थे। लेकिन 2 मई को आग बुझाने के दौरान इन सभी की मौत हो गई। आग की इतनी लपटें आई, इतनी भयानक लपटें आई, वो तो हमने देखा ही नहीं, ऐसे भंवर बना। तो एक औरत भाग के आई, मतलब शरीर में कुछ वस्त्र भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो कह रही थी, आंटी पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। मैं तो सोची थी छोटे छोटे बच्चे होते तो मैं खुद गोद में लेके उनको ले जाती वहीं तक। उनको तो शायद उनको कुछ ट्रीटमेंट मिल भी जाता तो शायद बच भी सकते थे। और ये एक घटना पूरी कहानी बयां करती है। सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है कि जंगल की आग से गांव के लोगों को लड़ना पड़ रहा है, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के, जिसके चलते कभी कभी लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। और दूसरा, अगर उन लोगों को समय रहते मेडिकल हेल्प मिल जाती तो हो सकता है कि उनकी जान बचाई जा सकती थी, जो कि एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा के अभाव को दर्शाता है। पिछले सीजन में उत्तराखंड में नवंबर 2023 से आग लगने की लगभग 1200 घटनाएं रिपोर्ट की जा चुकी हैं, जिसमें लगभग 1600 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया, 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने जानवर मारे गए उसका तो कोई हिसाब नहीं है। तो इस सब में, इस पूरे भसड़ में सबसे पहला प्रश्न तो उठता है कि क्यों लगती है आग? क्यों लगती है ये आग? आखिर लगती क्यों है ये आग? हैं? हम इस आग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जंगलों की आग की। तो वैसे तो जंगलों की आग लगने के कई सारे कारण हैं, जैसे बिजली गिरना, अत्यधिक गर्मी होना, 2 पेड़ों का आपस में रगड़ना, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है इंसान, और ज़्यादा उचित रहेगा अगर मैं कहूँ भोग वाला इंसान। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार 95% जंगल की आग इंसानों द्वारा लगाई जाती है और भोग वाले इंसान द्वारा लगाई जाती है। अब इस चार्ट को देखो और ध्यान से देखो।
2020 में आग लगने की सबसे कम घटनाएं सामने आई हैं 2020 में। कुछ याद आया? अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि 2020 में हम सब लोग घर पे बैठे ये कर रहे थे। क्योंकि हमें मोदी जी ने थाली और चम्मच और प्रेशर कुकर बजाने में बिजी रखा हुआ था, तो हमें आग लगाने का समय नहीं मिला, जो बहुत साफ रूप से दर्शाता है कि जंगलों में आग लगाने के मुख्य कलाकार हम लोग ही हैं। लेकिन हमसे हटके एक सहायक कलाकार भी है सपोर्टिंग रोल में, और वो है चीड़ का पेड़ यानी पाइन ट्री, यानी एक ऐसा पेड़ जो जहाँ होता है वहां ना तो पानी बचता है, न बैक्टीरियाज बचते हैं, न जमीन बचती है, न बायोडाइवर्सिटी बचती है, न और दूसरे पेड़ बचते हैं, और इससे एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है जो आग लगाने में मदद करता है। एक तो आग जब भी बोल रहा हूँ ना मैं, मुझे अन्नू मलिक की याद आ रही है, पता नहीं क्यों। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मतलब मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है इस पेड़ से, लेकिन बहुत चू पेड़ है भयंकर। और ये पेड़ उत्तराखंड के लगभग सारे जंगलों में फैला हुआ है ऑलमोस्ट, जिसका श्रेय जाता है एक बार फिर से अंग्रेजों को, जिन्होंने इसके प्लांटेशन को बढ़ावा दिया बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी फॉर द रेलवेज। और एक बार फिर से भारत की एक और समस्या के लिए हम अंग्रेजों को गाली दे सकते हैं। बहरहाल अंग्रेज तो चले गए और 47 में चले गए थे, लेकिन उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ तो कर ही रहे होंगे ना, इतनी गंभीर समस्या है। चलो देखते हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं। ये थे उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सी प्रेमचंद अग्रवाल, और ये विश्व कल्याण के लिए, मतलब जंगल के जीव जंतुओं के लिए इतनी करुणा का भाव रखते हैं। मतलब इनका मानना है कि सर्वे संतु क्या बोलते हैं, सर्वे बंधु सुखिना, सर्वे बंधु सुखिना, सर्वे बंधु निरामया, सर्वे बंधु पश्यन्ति ना दुख बस भाग में। तो जितना इनको आता है उतना इनका मानना भी है। लेकिन मुझे पता है आप लोग बोलोगे कम ऑन मैन, डोंट बी सो हार्श, मे बी इट जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर, जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर। हो सकता है ये नेताजी का लोगों को जागरूक करने का तरीका हो, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का तरीका हो। ठीक है, लोग तो जागरूक हो जाएंगे, लेकिन इनके बेटे को कौन जागरूक करेगा? क्योंकि इन्हीं नेताजी के सुपुत्र के ऊपर अभी हाल ही में और कुछ महीने पहले संरक्षित पेड़ों को काट के वहां पे रिसोर्ट बनाने का मामला सामने आया, जिससे ये भी प्रतीत होता है कि हो सकता है जंगलों में लगाई जाने वाली आग, एंड दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन, हो सकता है जंगलों में लगाई जाने वाली आग जंगलों की जमीन को हड़पने का एक माध्यम हो, जिस पे जांच होनी चाहिए। सो द क्वेश्चन अगेन कम्स, वाज इट अ सिंबॉलिक जेस्चर? मे बी इट्स अ सिंबॉलिक जेस्चर, एंड मे बी द होल स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर, अ मेयर सिंबल ऑफ 70 असेंबली सीट्स एंड 5 लोकसभा सीट्स, जिसपे पॉलिटिशियन बैठ के खो खो खेलते हैं। तो हमारे अब तक के डिस्कशन से एक बात तो साफ हो गई कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट खाना पूर्ति कर रही है, लोग नशे कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन क्या कर रहा है? एक लोकतंत्र में अपोजिशन की महिमा अपरंपार है, लेकिन उत्तराखंड का अपोजिशन क्या कर रहा है? खबर उत्तराखंड से, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद वे सभी भाजपा में शामिल हो गए। सीधे और साफ शब्दों में कहें तो उत्तराखंड में अपोजिशन लगभग ना के बराबर है। कभी ये नेता इस पार्टी में, वो नेता उस पार्टी में, इसका नेता उसकी पार्टी में, उसका नेता इसकी पार्टी में, जनता का नेता दारू की पार्टी में। और ये बात सही है कि जो मैंने आपको न्यूज दिखाई ये लगभग 8-9 साल पुरानी है, लेकिन राज्य में हालात लगभग वही बने हुए हैं। यह है इस साल की न्यूज। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका प्रदेश में लगा है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के दिग्गज नेता मथुरा दत्त जोशी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो आपकी समझ के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड में क्या होता है। सबसे पहले है पार्टी, उसके नीचे नेता, नेता के नीचे उसके सगे संबंधी परिवार वाले, और उसके नीचे जनता जो इन नेताओं को चुनती है। लेकिन विडंबना ये है कि जनता किसी को भी वोट दे, जीत हर बार करप्शन की होती है। और इस मुद्दे को उत्तराखंड के सबसे बड़े लोकप्रिय लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी से बेहतर कौन समझा सकता है, जिन्होंने करप्शन पे बहुत सारे गाने लिखे हैं। समझाइए नेगी जी। कमीशन की शिकार भात रिश्वत को रे लो, रिश्वत को रे लो रे, बस कर बंडी ना सपोड़, अब कथ गा खेलो, कथ गज खेलो रे। तो ये है नरेंद्र सिंह नेगी। ये एक गढ़वाली गायक हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, पोएट हैं। 1000 से ऊपर गाने लिखे हैं इन्होंने। मतलब राज्य में करप्शन से लेके क्लाइमेट चेंज तक, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्सटैलिटी आई डोंट नो इफ आई कैन कंपेयर हिम विद एनीवन। अगर आप हिमेश रेशमा को जावेद अख्तर में मिला दें और उसमें हल्का सा गुलजार का छौंक मार दें, यू विल गेट नरेंद्र सिंह नेगी।
और यहाँ पे मैं इस इमेज से समय की बात नहीं कर रहा, इस इमेज से समय की बात कर रहा हूँ जो नाक से गाता था और लोगों के घर में रोटियों के लिए लड़ता था कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। बट लेट्स गेट बैक टू द इशू, द मेन इशू। मैंने नेगी जी की बात इसलिए की कि गढ़वाली कल्चर और उत्तराखंड के कल्चर का सबसे बड़ा आइकन होने के बावजूद नेगी जी को आज तक पद्म पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया। मतलब नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार न मिलना पूरी उत्तराखंड संस्कृति को उसकी पहचान से वंचित रखने के बराबर है। लेकिन क्यों नहीं मिला उनको पद्म पुरस्कार? क्योंकि पद्म पुरस्कार सरकारें देती हैं और नेगी जी ने दोनों बड़ी पार्टी के नेताओं के करप्शन के खिलाफ सुपरहिट गाने लिखे and that's why he became a political pariah। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक पेटिशन रेज करेंगे जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड संस्कृति में उनके योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाए और इससे पद्म पुरस्कार की गरिमा ही बढ़ेगी। द लिंक ऑफ द पेटिशन इज इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको जाके अपना सपोर्ट दिखाना है एंड होपफुली इट विल वर्क। बहरहाल वापस मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे, जंगलों में आग का मुद्दा। 2001 से 2023 के बीच आग ने उत्तराखंड के लगभग 6% पेड़ खत्म कर दिए और पेड़ों का तो कुछ हिसाब है, लेकिन जंगली जानवरों को कितना नुकसान पहुंचा, इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, जमीन को कितना नुकसान पहुंचा, उसका कोई हिसाब नहीं है। और इस सब के बीच जो ये आग का तांडव उत्तराखंड के जंगलों में चल रहा है, इस सब के बीच ये है पिछले साल की खबर, जब सरकार ने सोचा कि पेड़ तो जल ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना पानी की टंकी बनाने के लिए 2000 पेड़ और काट दी जाए। एक और बड़े डिफॉरेस्टेशन का गवाह अब राजधानी देहरादून बनने जा रही है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये जगह है खलंगा की पहाड़ी और यहां मौजूद ये जो साल के पेड़ आपको हरे भरे नजर आ रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर कुछ ही दिनों बाद यहां वीराना होगा। यहां सरकार एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है। And so the irony died 1000 deaths। पानी की कमी के लिए पेड़ों को काटना ऐसा ही है जैसे बालों की कमी के लिए बाल काटना। You know, it's just ridiculous and nonsense। और डेवलपमेंट के नाम पे हमको ये नॉनसेंस परोसी जा रही है। अभी कुछ समय पहले खबर आई है कि देहरादून और ऋषिकेश के बीच सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के लगभग 2800 पेड़ काटे जा सकते हैं। और क्यों? ताकि कोई चमन या ऋषिकेश 15 मिनट पहले पहुंच जाए। और क्या करेंगे 15 मिनट पहले पहुंच के? नाम क्या है तेरा? क्या होगा? जो भाई हो गंगा माने पवित्र माने चप्पल लेकर मारो, भूत बना चाहूँ तेरे यहाँ। मेरा भूत बनाओगे? हाँ। अब इनके 15 मिनट बचाने के लिए हम 1500 साल पुराने पेड़ काट दें और 15000 साल पुराने पेड़ काट दें। मतलब कौन जानता है कि ये पेड़ कितने पुराने हैं? कई लोग तो कहते हैं कि ये पेड़ इतने पुराने हैं कि कुछ को खुद चंपक चाचा ने लगाया था। मतलब जब एक 1000 साल पुराना या 1500 साल पुराना पेड़ कटता है या जलता है तो उसकी भरपाई 1000 साल बाद ही होगी। देयर इज नो टर्निंग बैक फ्रॉम देयर। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग और डोंट गेट मी योगेंद्र यादव, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं डेवलपमेंट के खिलाफ हूँ। मुझे पता है कि विकास के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं और ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस के लिए सरकार ने सिस्टम्स भी बनाए हैं, जैसे कैंपा, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे 2004 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पे स्थापित किया गया था। और उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि अगर आपको डेवलपमेंट के लिए कहीं पेड़ काटने हैं, उतने ही पेड़ आपको कहीं और लगाने पड़ेंगे और उसके लिए कैंपा जो है आपको फंड देता है। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा विचार, आहा। लेकिन इस फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? उत्तराखंड में इस फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। तो उत्तराखंड के जंगल विभाग के अधिकारियों ने जंगल बचाने के पैसे से गजब का मंगल कर लिया। उत्तराखंड में सीएजी की रिपोर्ट कहती है 2019 से 2022 के बीच वन संरक्षण के लिए इकट्ठा हुआ 13 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड व्यक्तिगत यात्रा, आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और ऑफिस का सामान खरीदने में वन विभाग के लोगों ने खर्च कर दिया। वाह, रियली? आईफोन्स, लैपटॉप्स, फ्रिज, कूलर, मतलब करप्शन कर रहे हैं या दहेज दे रहे हैं? लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि गवर्नमेंट को समस्या भी पता है और समाधान भी पता है। एजेंसीज भी बनी है, बस कमी है तो इम्प्लीमेंटेशन की, जमीन पे ठोस कदम उठाने की। लेकिन वो कैसे होगा? मतलब सॉल्यूशन क्या है वास्तव में? व्हाट इज रियली द सॉल्यूशन? तो एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 100 ग्राम चना लेना है, मिक्सी में डाल के पाउडर बना लो, उसमें 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के दे रहा हूँ, 15 दिन पी ले कोई। और जो कहते हैं ना करप्शन है, जंगल में आग लग रही है, बेरोजगारी है, 15 दिन कर लो, 16 दिन आके खुद बोलो ये क्या चूतिया बनाया है। बट जोक्स असाइड, व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट रियली इज द सॉल्यूशन? तो अभी हमने आपको पिछले साल की एक न्यूज़ बताई थी जहां देहरादून में पेड़ों को काटकर पानी की टंकी बनाई जा रही थी। तो क्या टंकी बनी? नहीं। फॉर्चुनेटली लोकल लोग सामने आए और प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई कि ये पेड़ ना काटे जाएं और गवर्नमेंट ने उनकी बात भी सुनी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है। सॉरी, दैट वाज अननेसेसरी। It's democracy. What works in a democracy are numbers. It is all a number game. तो जब तक लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार को घंटा फर्क पड़ेगा।
घंटी। उत्तराखंड के लिए यहाँ के पेड़ और जंगल उसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये वही राज्य है जहाँ आपको हर गांव के सीमा पे वन देवी के मंदिर मिल जाएंगे। मतलब सस्टेनेबिलिटी का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये वही राज्य है जहाँ गौरा देवी जैसी नारी पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गई, जिसने चिपको मूवमेंट जैसा एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। एंड सो द ओनली थिंग वी कैन डू राइट नाउ, द ओनली थिंग वी कैन डू राइट नाउ, मे बी देयर आर अदर थिंग्स वी कैन डू, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू राइट नाउ इज टू रेज अवर वॉइस फॉर अवर फॉरेस्ट and make the government aware about our concern. Make the jungle and Jameen of Uttarakhand a voting issue. तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मिनट, ये टोपी पहन लेता हूँ, काफ़ी चल रही है टोपी, क्या पता यही काम कर जाए। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राज्य में हितों की रक्षा के नाम पे हितों की मारी जा रही है। एंड टू बोरो अ गढ़वाली वर्ड, सब कुछ गिचड़ पिचड़ में हो रहा है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, कैसे नहीं है, किस लिए नहीं है, क्यों ही है। यू डोंट नो हाउ pissed I am because I have seen those burning forest. कभी आप जाइए और जंगलों को जलते हुए देखिए। It feels like an apocalypse. जंगल के जंगल राख हो जाते हैं, जंगली जानवर, पशु पक्षी, you won't find anything there because it has all been burned to the ground. And when you will see these forests, these burnt forests, you will realize how जनरेशन वी आर। और अंत में एक प्रार्थना और करना चाहूंगा उत्तराखंड के लीडर से, मतलब जो भी है उत्तराखंड का लीडर, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता कि कौन लीडर है उत्तराखंड का। हर 3, 4, 5 साल में उत्तराखंड का लीडर बदल दिया जाता है, लेकिन जो भी लीडर है उत्तराखंड का, उससे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन हजारों साल पुराने पेड़ एक बार कट गए, बर्बाद हो गए, जल गए, तो दोबारा रिकवर नहीं किए जा सकते, कम से कम अगले 1000 साल तक तो नहीं। हाँ, और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक भी दबा देना, और कमेंट भी कर देना, और शेयर भी कर देना अगर वीडियो पसंद आया है। नहीं आया तो शेयर करो और लोगों को दिखाओ, उनको पसंद आएगा। बाय।